Hello everyone, we are back with a new video that is atoms and molecules. So ये चैप्टर है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3. So let's begin with the video. सबसे पहले जब मैटर डिस्कवर हुआ उसके बाद जो भी साइंटिस्ट थे और फिलोसोफर्स थे उनका कहना था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करेंगे तो हमें एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जो है फर्दर डिवीजन नहीं होगी उस चीज़ की जिससे मैटर बना है. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट. द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC. 500 BC के अराउंड ये जो आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी था मैटर का कि मैटर को डिवाइड करके हमें कुछ मिलेगा, ये आइडिया डेवलप हुआ था इंडिया से. किसने किया था? जो नेक्स्ट पॉइंट में है, महर्षि कन्नड़ा एंड एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर postulated that if we go on dividing the matter, then a state will come when no further division is possible. That state is called परमाणु. इनका कहना था, क्योंकि ये पदार्थ कहते थे, मैटर को पदार्थ कहते थे, तो ये इनका कहना था कि अगर हम मैटर को फर्दर डिवाइड करते रहेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फर्दर डिवीजन नहीं हो पाएगी उस चीज़ की, मैटर की, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? उन्होंने उसे नाम दिया परमाणु. बट बाद में दो और हमारे साइंटिस्ट आए हैं, दैट इज़ डेमोक्रिटस एंड लिविस्पस. तो उनका कहना था, उन्होंने उस पार्टिकल को नाम दिया कि वो जो सबसे छोटा आपका काइंड ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल है जो डिवाइड नहीं होगा फर्दर, उसको नाम दिया गया एटम. तो एटम का मतलब ही है कि वो इनडिविजिबल होगा, राइट. पर अब उनको कुछ लॉज देने पड़े जो एक उसके फर्दर जो हिस्ट्री निकल के आती है एटम की, उसके बाद आपको जो है केमिकल्स लॉज देखने को मिलते हैं अपनी बुक पे. वो केमिकल लॉज कहाँ से आए? अब ये तो पता चल गया कि एटम जो एक छोटा पार्टिकल है, बट अब कैसे उसको प्रूव किया जाए या क्या कहा जाए उसके बारे में. तो केमिकल लॉज दिए गए. किसने दिए? वो एंटनी एल लेविसर ने एंड आपके जोसेफ एल प्राउट्स ने. इन दोनों ने जो है, ये मैंने मार्क कर रखा है, इन दोनों ने क्या करा? इन दोनों ने लॉज दिए, और टू इम्पॉर्टेंट लॉज, क्योंकि उन्होंने फाउंडेशन रखी एक केमिकल साइंसेस को लेके, तो उन्होंने दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉज दिए, और उन लॉज को कहते हैं हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. फिर जब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं हमारे पास? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपका एक आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड द सेकेंड वन इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस. अब लेट्स कम टू द फर्स्ट लॉ. तो इससे तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जैसे कि हम एनर्जी के लिए कहते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में योर मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. आपका मास ना तो क्रिएट होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा. इनका कहना था कि अगर ए और बी कोई दो रिएक्टेंट्स लिए जाएं तो जो हमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा सी और डी, मतलब उनको मिला के जो भी चीज़ हमें मिलेगी, उन दोनों चीज़ों का जो है मास बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन, दिस इज़ बिफोर रिएक्शन एंड दिस इज़ आफ्टर रिएक्शन, इनका जो मास होगा बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन दैट विल बी सेम. तो आपकी बुक में एक इसी तरीके का डायग्राम बना होगा. एक उन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म की. उन्होंने क्या किया? एक कोनिकल फ्लास्क लिया और एक सॉल्यूशन ले लिया कोनिकल फ्लास्क के अंदर, और एक सॉल्यूशन ले लिया उन्होंने इग्निशन ट्यूब के अंदर. ये देखो, ये इग्निशन ट्यूब है, ये छोटी सी ट्यूब जो आपको दिख रही है ना यहाँ पे, ये इग्निशन ट्यूब है. एक उन्होंने इग्निशन ट्यूब के अंदर ले लिया सॉल्यूशन, और एक उन्होंने यहाँ इसमें ले लिया, कोनिकल फ्लास्क में ले लिया, और इग्निशन ट्यूब को जो है एक थ्रेड की मदद से बांध किया और साथ में इसको बंद कर दिया, लॉक कर दिया इस कोनिकल फ्लास्क को कॉर्क लगा के. फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस पूरी जो सेटअप था ये विद दिस सॉल्यूशंस, इसको मेजर किया, इसका वेट मेजर किया उन्होंने, राइट. फिर उन्होंने क्या किया? ये थ्रेड खींचा. थ्रेड खींचने की वजह से क्या हुआ? जो आपका ट्यूब था, इस ट्यूब का, इग्निशन ट्यूब का जो सॉल्यूशन था वो पोर डाउन हो गया और दोनों सॉल्यूशंस मिक्स हो गए.
तो दोनों सॉल्यूशन मिक्स होने की वजह से फिर उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम फिर से अगेन उन्होंने वे किया उसको कि अगर दोनों मिक्स हो गए तो उसका क्या वेट आएगा। तो जब उन्होंने वे किया तो उन्होंने ये पर्टिकुलर चीज़ फाइंड आउट की कि बिफोर रिएक्शन, जब रिएक्शन नहीं हुआ था तब भी वेट उतना ही था, यानी कि मास उतना ही था इसका, और आफ्टर रिएक्शन तब भी मास उतना ही है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया आपको कि अगर आप बेरियम क्लोराइड लें और सोडियम सल्फेट लें तो आपका फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, बेरियम सल्फेट की और सोडियम क्लोराइड की। तो इन दोनों का, इस तरफ का मास और इस तरफ का मास, दिस इज मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड मास ऑफ प्रोडक्ट, दिस विल बी सेम। उन्होंने कहा ये क्या होना चाहिए, ये सेम आएगा। सो दिस एक्सपेरिमेंट्स गिव यू अ ग्राउंड, यानी कि क्लियरेंस फॉर योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इससे पता चलता है कि मास जो है वो कंजर्व्ड रहेगा बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन, क्योंकि जब उन्होंने विदाउट मिक्सिंग दी टू सॉल्यूशंस किया तब भी वही वेट आया, और आफ्टर मिक्सिंग दी सॉल्यूशन किया तो भी आपका वही वेट निकल के आया। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन, दैट इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कह रहा है इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। क्या कह रहा है? एक केमिकल सब्सटेंस जो है एक एलिमेंट में, किसमें? एलिमेंट में हमेशा प्रेजेंट होगा डेफिनिट प्रोपोर्शन में। जो एटम्स हैं वो मिलके जो है एक एलिमेंट फॉर्म करते हैं, या आप कह सकते हो कि एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर आपका एक एलिमेंट फॉर्म कर देते हैं। और जो ये एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, जब ये सारे के सारे आपस में कंबाइन होते हैं या कोई दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, राइट। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या कहा जा रहा है कि जो आपका केमिकल सब्सटेंस है उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो ऑलवेज डेफिनेट प्रोपोर्शन से होंगे बाय मास। उनका प्रोपोर्शन क्या होगा? डेफिनेट होगा, मतलब क्वांटिटी उनकी डेफिनेट होगी। लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट दैट मैनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। यही मैंने आपको फर्स्ट बताया कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो एलिमेंट्स को मिला के बनते हैं। दो एलिमेंट्स को मिला के भी बन सकते हैं या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला के भी बन सकते हैं। तो जब वो कंबाइन होंगे तो वो एक एलिमेंट फॉर्म करेंगे। जब क्या कंबाइन होंगे? दो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो वो एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है ईच सच कंपाउंड्स हैड द सेम एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर कंपाउंड केम फ्रॉम एंड हु प्रिपेयर्ड इट। चाहे वो कहीं से भी बन के आ रहा है कोई भी कंपाउंड, या वो विद इन अ रिएक्शन फॉर्म हो रहा है, पर होगा क्या? जो एलिमेंट है वो सेम रहेंगे और उनकी जो प्रोपोर्शन है वो भी सेम रहेगी। तो ये कहा आपके लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ने। चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि इन अ कंपाउंड ऑफ वाटर। वाटर में क्या है? वाटर का फॉर्मूला हमेशा हम क्या लिखते हैं? H2O ही लिखते हैं, है ना। ऐसे तो नहीं लिखते कि H2O2 लिख दिया फिर वो कोई और कंपाउंड हो जाता है। तो वाटर का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? हमेशा H2O ही लिखते हैं। अब जो रेशो है ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन वो हमेशा रहेगी 1:8। रेशो क्या रहेगी इसकी? 1:8। चाहे ये वाटर किसी भी सोर्स से आया हो, या तो थ्रू एक्सपेरिमेंट फॉर्म हो रहा हो या हम वाटर ले रहे हों एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसका हमेशा फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O, 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 2 रहेगा, और इसका बाय मास। अब बाय मास कह रहे तो उसका मास हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है, तो ये 1:8 की ऑप्शन में रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल नीचे नोट भी दिया हुआ है कि अगर 9 ग्राम ऑफ हम H2O लेते हैं तो वो डिकम्पोज करेंगे उसको तो हमें मिलेगा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर obtained। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली क्या है? जब भी हम कोई भी केमिकल सब्सटेंस में कोई भी एलिमेंट होगा या कोई भी कंपाउंड होगा, उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे बाय देयर मास,
So this is all for today. These two are your law of chemical combinations, and these are very important. These are very basics. So I hope you like the video. So please like, subscribe, and share. And have a good day.